हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बिहार स्पेशल की श्रृंखला में आज हम लोग बिहार स्पेशल का सेट 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहला सेट सॉल्व किया था, उसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन, और हमारी जो एक्सप्लेनेशन होती है, हमारी जो व्याख्या होती है, वह उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी फैक्ट बचता नहीं है। अब तक जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा, एक बार जाके क्लासेस देखिए, वहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में, वहाँ पे सारे मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। आइए आज की पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं क्लास की। प्रश्न है, बिहार में मौजूद देव मंदिर कहाँ है? बिहार में मौजूद जो है देव मंदिर कहाँ पे है? तो यह देव मंदिर कहाँ है, देखते हैं उत्तर कि बिहार में मौजूद देव मंदिर औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यह सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपसे इससे संबंधित और भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, बिहार का प्रसिद्ध देव मंदिर कहाँ पे है? औरंगाबाद जिला में है, देव टाउन में है। ठीक है, औरंगाबाद जिला के देव टाउन में है। यह मंदिर किसको समर्पित है? देखिए, जब मंदिर का नाम पूछ लिया गया तो किसको समर्पित है वो भी पूछा जा सकता है। तो किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। और छठ पूजा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसे देवार्क सूर्य मंदिर भी कहा जा सकता है। कभी देव मंदिर ना दे करके देवार्क सूर्य देव मंदिर पूछ लिया तो भी आप कहाँ पे लगाएंगे? औरंगाबाद ही लगाएंगे। के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर औरंगाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे है? तो औरंगाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह देव मंदिर। किसको समर्पित है? सूर्य देव को। इसे क्या कहा जाता है? देवार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। सारे फैक्ट याद रखिएगा। ये है औरंगाबाद का देवार्क सूर्य मंदिर, देख लीजिए ये। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा प्रश्न, बिहार के किस जगह में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया गया? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। तो देखिए, बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध का प्रतिमा स्थापित किया गया। बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को क्या मिली थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं इस बोध गया के बारे में। देखिए, बोध गया में क्या है? तो यहाँ पे इनकी मूर्ति है, प्रतिमा है, और यह कितनी फुट ऊंची है? 80 फुट ऊंची है महान बुद्ध प्रतिमा। यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में, भाई याद रखिएगा किस मुद्रा में है, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान मुद्रा में है। देखिए, ये जो है इनकी प्रतिमा हो गई, और यही ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, और खुली हवा में कमल पर क्या है? देखिए, खुली हवा में ये कमल है, और कमल पर क्या है? विराजमान है। ध्यान मुद्रा में है और कमल पर विराजमान है। यह प्रतिमा का निर्माण, इस प्रतिमा का निर्माण कितने? 12,000 राजमिस्त्रियों ने किया था, और इसे पूरा करने में 7 साल लग गए थे। 14वें दलाई लामा ने 18 नवंबर 1989 को इसका अभिषेक किया था। एक एक फैक्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ ही साथ बीट पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यह बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, बिहार के किस जगह में गुरु पर्व का आयोजन होता है? तो कहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? बिहार के पटना में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। इस पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ये भी क्या है? पाटलिपुत्र जो है बिहार का पुराना नाम है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था, इसीलिए यहाँ उनकी जयंती को हिंदी पंचांग के मुताबिक मनाई जाती है। किस रूप में? गुरु पर्व के रूप में। किसकी जयंती मनाई जाती है? गुरु गोविंद सिंह की। क्यों मनाई जाती? क्योंकि यह पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से गुरु? किस नंबर के? 10वें गुरु थे, इंपॉर्टेंट है। और उनका जन्म कब होता है? 22 दिसंबर 1666 को इनका जन्म होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे फैक्ट। चौथा प्रश्न देखते हैं, बिहार में मौजूद ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? यानी कि बिहार, प्रश्न अगर इसमें प्रश्न ही बन जाए एक और, कि सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बिहार में है, और यह कितनी ऊंची है, उसकी ऊंचाई पूछा है। तो उत्तर देख लेते हैं कि बिहार में मौजूद ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई 880 मीटर है। कितना मीटर है? तो 880 मीटर है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये रहा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या हो गया? वेस्ट। और कहाँ पे कहाँ है?
नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कौन सा, ये वाला हिस्सा। ये मान लीजिए अगर बिहार राज्य है, यहाँ पे लिखिए ये बिहार राज्य है, तो बिहार के ये नॉर्थ ईस्ट ईस्ट हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट, इसमें बोली हूँ, माफ़ करिएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी इस हिस्से में जो है सोमेश्वर पहाड़ी है, और यह इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। वही श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला है, और जिसकी ऊंचाई कितनी, 874 मीटर है। फुट में देखें 2867 फुट है, और यह चोटी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, सोमेश्वर किला की बात किया है। आगे बढ़ते देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, बिहार की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर देखते हैं, बिहार की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी थी, और ये कितनी बार, 3 बार बिहार की सीएम रही हैं राबड़ी देवी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, छठे प्रश्न को। बिहार के सबसे पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर थे। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सातवें प्रश्न को देखते हैं, बिहार के सबसे पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के सबसे पहले हरिजन मुख्यमंत्री भील पासवान शास्त्री। कौन थे, भील पासवान शास्त्री जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न हमारा है, बिहार में किस साल सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी, यानी कि बिहार में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी, वो भी किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो आंसर देखते हैं कि बिहार में साल 1904 में, यानी कि 1904 में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी बिहार में। और एक एक्सप्लेनेशन देखिए कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पे, सारण जिले में। कहाँ पे, सारण जिले के मढ़ौरा में। सारण जिले के मढ़ौरा में 1904 में लगी थी, और इसे कानपुर शुगर वर्कर्स ने स्थापित किया था। मढ़ौरा चीनी मिल की खासियत यह थी कि वहाँ बनने वाली शक्कर क्या थी, दूर से ही शीशे की तरह चमकती थी। अंग्रेजों ने अपनी किताबों में भी मढ़ौरा चीनी मिल का जिक्र किया। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ का चीनी जो बनता था वो 1 नंबर का बहुत ही शानदार चीनी बनता था, दूर से ही इसमें चमक रहती थी। नवा प्रश्न देखते थे, बिहार में सबसे पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई। यह प्रश्न आप सबके लिए हलवा हो गया कि क्या है, कहाँ पे लगाई गई थी, मढ़ौरा। मढ़ौरा है कहाँ पे, सारण जिले में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा था। तो बिहार का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा था। उत्तर है कि बिहार का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना बरौनी, बरौली नहीं बल्कि बरौनी में है। कहाँ पे है, बरौनी। बहुत बार पूछा गया इस तेल शोधक कारखाने बरौनी के बारे में। बरौनी रिफाइनरी था। अगर भारत की बात करें तो वो कहाँ पे, असम की दिग्बोई में है। ठीक है, लेकिन बिहार का पूछा है तो कौन सा है, बरौनी है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कर बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित है। इसे बरौनी रिफाइनरी भी कहते हैं, और यह तेल रिफाइनरी बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे सोवियत संघ के सहयोग से और रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ बनाया गया था। प्रश्न अगर मान लीजिए डीप प्रश्न कर दे, सबने याद किया, सबने मान लीजिए आप सबने रट लिया कि कहाँ पे है बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना, बरौनी में, लेकिन पूछ दिए ये बरौनी बना किसके सहयोग से है, प्लस मैंने कर दिया, यानी कि ये सहयोग का सिंबल करा, किसके सहयोग से बना है, रूस जिसे सोवियत संघ उस वक्त कहा जाता था, और रोमानिया के सहयोग से बना हुआ है। रोमानिया की कम भागीदारी थी, लेकिन इनके सहयोग से यह रिफाइनरी बनाई गई थी। और इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में इसकी स्थापना होती है, और इसे जुलाई 1964 में भी चालू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इस बात को। 11वां प्रश्न है कि बिहार का पहला स्टेडियम कहाँ बना है, यानी कि बिहार का जो पहला स्टेडियम है वो कहाँ बना था। तो बिहार का पहला स्टेडियम पटना में। कहाँ, बिहार की राजधानी पटना में पहला स्टेडियम बनाया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं कि बिहार के पटना में स्थित कौन सा, मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम की स्थापना कब, 1969 में हुई थी। ठीक है, और इस स्टेडियम में 25,000 दर्शक बैठ सकते हैं, और यहाँ पहला वनडे मैच 15 नवंबर 1993 को हुआ था। 1969 में स्थापित होता है, 1993 में पहला मैच होता है, जो जिम्बाब्वे और किसके बीच, श्रीलंका के बीच खेला गया था। पहले इस स्टेडियम का नाम क्या था, राजेंद्र नगर स्टेडियम था, लेकिन मोइनुल हक की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर मोइनुल हक स्टेडियम कर दिया गया। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बिहार में इंटरनेशनल जो है एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे, बिहार के राजगीर में बन रहा है। करंट अफेयर में इस पॉइंट को हम कवर करेंगे, बहुत ही जल्द करंट अफेयर की भी क्लास आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। नेक्स्ट आगे 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का पहला स्टेडियम का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है,
मोइनुल हक स्टेडियम, जिसे पहले किस राजेंद्र नगर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला नृत्य भवन कौन सा था? तो बिहार का सबसे पहला नृत्य भवन कौन सा है? भारतीय कला मंदिर, जो कि कहाँ पे है? पटना में। आपसे यही पूछा जा सकता है, भारतीय कला मंदिर कहाँ पे है? पटना में है। और ये क्या है? तो बिहार का सबसे पहला नृत्य भवन है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, बिहार का महापर्व किसे कहा गया है? तो बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा कि बिहार का महापर्व क्या होता है? छठ होता है, जो सूर्य देव को समर्पित होता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है इसमें। ठीक है, आगे 15वां प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा गया है? किसे कहा गया है? तो बिहार के रामधारी सिंह दिनकर को भारत का राष्ट्र कवि कहा गया है। गौरव की बात है बिहार वासियों के लिए। ठीक है, पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन बिहार की जनता के लिए और भी गौरव की बात है कि उनके यहाँ से एक राष्ट्र कवि निकले। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 के 8 में बिहार के सिमरिया गांव में, कहाँ पे? बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार में सबसे कम डेंसिटी किस जिले की है? जिले की पूछा है। देखते हैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला है, जो कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट और फैक्ट हम देख लेते हैं भाई। अगर कम पूछा है तो आपको ज़्यादा भी जानना चाहिए कि ज़्यादा किसकी डेंसिटी, किस ज़िले की। तो बिहार के शिवहर जिले की, किस जिले की? बिहार के शिवहर जिले की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कम जनसंख्या घनत्व बिहार में किसका है? कैमूर का है। सबसे ज़्यादा किसका है? शिवहर का है। अब इस शिवहर जिले के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या घनत्व इसका कितना है? तो 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब कम पूछे कैमूर का तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो टोटल कितना है? तो 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जो कि बिहार जो है भारत का सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला राज्य है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। बात करें कि बिहार की सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है बिहार में? पटना है। ठीक है, और शेखोपुरा जो है सबसे कम आबादी वाला जिला है। भाई, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा? पटना। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा? शेखोपुरा। ठीक है, और बिहार की कुल आबादी का 85% कहाँ पर रहती है? ग्रामीण इलाकों में रहती है। बिहार का लिंगानुपात वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। कितने पर? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और बिहार में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 918। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य का है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%। यह बिहार का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बताए, अगर इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक क्वेश्चन को, तो क्या कोई भी प्रश्न आपकी एग्जाम में जो आए बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। कोई पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। सब कुछ, रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगी, साथ ही साथ मैथ्स की भी क्लासेस चलेंगी, और साइंस की भी स्पेशल क्लास चलेगी। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, वो भी आपको फ्री में। देयर इज़ नो पेड कोर्स, यहाँ पे किसी पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं। अगर आप डेडिकेट बंदे हैं तो आप फ्री में भी पढ़ के बीपीएससी TRE 4 में सेलेक्ट हो सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमारे प्रीवियस जो क्लासेस हमने चलाई हैं, वहाँ से 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और आगे भी देखने को मिलेंगे। कुछ बचता ही नहीं है कि हमारे वहाँ से प्रश्न ना आए। मैं सब कुछ पढ़ा देती हूँ आपको यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, 17वां प्रश्न है, बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला मैंने बता दिया, ऊपर ही बता दिया कि कौन सा है सबसे ज़्यादा। नहीं, इसको नहीं डिस्कस किया गया है। सबसे ज़्यादा साक्षरता लिटरेसी रेट किसकी है? रोहतास की है। मैंने बिहार की लिटरेसी रेट बताई है। अब उसमें जिला पूछे तो रोहतास जिला सबसे ज़्यादा साक्षर, भाई रोहतास में। अब रोहतास याद रख लीजिए, क्या रोहित नाम का कोई लड़का है भाई, हमेशा हताश रहता था, लेकिन भाई टॉप कर गया तो साक्षरता लेवल बढ़ गई। हताश, रोहितास, भाई साक्षरता बढ़ा दिया उसने बिहार का। ये एक एक छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जिससे आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। 18वां प्रश्न, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, जहाँ पे 52.49% क्या है? साक्षरता है, लिटरेसी रेट है। 19वां प्रश्न देखते हैं,
बिहार में पुरुषों की साक्षरता कितने प्रतिशत है, मेल लिटरेसी कितनी है बिहार की, तो बिहार के मेल लिटरेसी कितनी है, 73.39%, यानी कि पुरुष साक्षरता कितने हैं, 73.39% पुरुष क्या हैं, साक्षरते हैं। अब 20वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, बिहार में महिलाओं की साक्षरता कितनी प्रतिशत है, तो बिहार में महिलाओं की साक्षरता 33% है। जितना भारत में 1 होना चाहिए उतनी बिहार में महिलाओं की साक्षरता है, 33% है। तो ये थी हमारी बिहार स्पेशल की दूसरी क्लास। अगर जिन्होंने पहली क्लास को नहीं देखा है, और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिन्होंने जीके जीएस का नहीं देखा है, एक बार उन क्लासेस को आप देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। निश्चित तौर पे 100% है कि 100% आप यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप सब सेलेक्ट भी होंगे। जो भी अगर कीवर्ड्स के माध्यम से, मैं जो की पॉइंट्स कीवर्ड्स बताती हूँ उसके माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।